जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वाइराज डिफेंस क्लासेस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरे शेर कैसे हो सब लोग। और कमांडोज मैं भी अच्छा हूं। आपके पेपर के बाद का अनुभव कैसा रहा, कैसा पढ़ रहे हो इस समय? अब तो पढ़ भी नहीं रहा होगा मुझे लगता है कोई बच्चा, पेपर देने के बाद थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं इस समय। चलो कोई बात नहीं है, बात करते हैं कमांडोज। आपके एनडीए एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न रह गए थे, जिनमें से पहला पैटर्न मैंने इंग्लिश वाला पार्ट पूरा कर दिया था। जिन बच्चों ने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं और अपनी स्कोरिंग को चेक करें कि आप कितने सही हैं। मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन भी किया है, ठीक है। चलो तो कमांडोज एक बात ध्यान रखना, और आज का मोटिवेटेड डोज कटेंगे पर मेरे फिर से मेरी परपास बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरी जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। तो कमांडोज आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स का जो पार्ट है ना एनडीए एग्ज़ाम का, उसको आज सॉल्व करेंगे और देखना आपके कितनी स्कोरिंग आ रही है। वही कमांडोज कल अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस था। पुनः मेरे जाट शेरों को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सत्य है कि जाटों ने ही हमारी सेना को संभाला है, इतिहास को बनाया है, मुगलों से टक्कर ली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपको पुनः अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं आज जैसा कि सबको विदित है 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जन्म जयंती है। तो बाबा साहब की ने जीवन में समाज सुधारक के रूप में, एक अच्छे विद्युत शिक्षित के रूप में अपने समाज को और सर्व समाज को आगे बढ़ाया। और वो कहते थे जीवन खास होना चाहिए, महान होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। तो उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित हम आशा करते हैं सभी कमांडोज उनकी प्रेरणाओं से, उनके पथ प्रदर्शन पर चल के आगे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। पुनः अम्बेडकर जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमांडो सेशन को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। तो कमांडो शुरुआत करते हैं फिजिक्स के पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा पृथ्वी, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा की गति से पृथ्वीवासी अनभिज्ञ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहला इसका ऑप्शन दिया है कि भूपृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर कोणीय वेग स्थिर रहता है, पृथ्वी के साथ वायुमंडल परिक्रमा करता है। बहुत सुंदर। निकट की कोई भी वस्तु नहीं है जो या तो स्थिर है या पृथ्वी गति से भिन्न गति पर गतिमान है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा की गति से पृथ्वीवासी यानी पृथ्वी पर जो रहता है, पृथ्वी मूवमेंट करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व घूमती है 23 घंटे 4 मिनट 56 सेकंड तक, ठीक है। और प्रक्रमण काल इसका जो कितना होता है 365 दिन, या 365 से 1/4 होता है, 366 भी हो सकता है। वहीं अपनी अच्छी गति कितनी है इसकी 24 घंटे अप्रोक्स है, जो मैंने बताया 23 घंटे कुछ करके। तो पृथ्वी पर हम उपस्थित हैं और हमें महसूस नहीं होता कि पृथ्वी मूवमेंट कर रही है। तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, वो पहला ऑप्शन उन्होंने बोला कि भूपृष्ठ पर प्रत्येक स्थान पर कोणीय वेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। वहीं दूसरा पृथ्वी के साथ वायुमंडल भी परिक्रमा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। निकट की कोई वस्तु या स्थिर अथवा पृथ्वी की गति से भिन्न गति पर गतिमान है। बिल्कुल, मुझे तो तीनों ही पॉइंट सही लगे और इसका मैं करेक्ट आंसर जो लगाने जा रहा हूँ वो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कमांडो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 2 3, ठीक कमांडोज। चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी व्याख्या दूंगा उसकी, ठीक। तो यानी एक क्वेश्चन हमें पता चल गया कि पृथ्वी मूवमेंट करती है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक स्थान पर कोणीय वेग कांस्टेंट रहता है, वायुमंडल साथ में परिक्रमा करता है, ठीक है। और जितनी भी अन्य चीज़ें वस्तुएं हैं उनकी गति पृथ्वी गति से क्या होती है, भिन्न होती है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है कि सभी वस्तुएं तरल में निमज्जित होने पर, तरल का मतलब होता है फ्लड,
सभी वस्तुएं, ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस बायोन्सी व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। बायोन्सी इज यानी तरल में निमज्जित होने पर उत्प्लावकता से प्रभावित होती हैं। तो उत्प्लावकता क्या है, बायोन्सी क्या है? तो सीधी सी बात है, अधोमुखी बल है, नीचे का एक बल है, और डाउनवर्ड फोर्स है। अधोमुखी दाब है, डाउनवर्ड प्रेशर है। ऊपरमुखी बल है, अपवर्ड फोर्स है, या ऊपरमुखी दाब है, अपवर्ड प्रेशर है। तो सीधी सी बात है, ये एक ऊपरमुखी बल होता है ना। जब भी हम किसी जहाज को या नाव को पानी में डुबोते हैं तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं उसे। वहां से आया आर्किमिडीज वाले उत्प्लावन वाले टॉपिक से आया, सीधा सीधा क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो लगेगा, अपर मुखी बल, अपवर्ड फोर्स लगेगा इसका। तो कमांडो चेक करें, अपना स्कोर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत जायकेदार है, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार, यदि तर्जनी इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाए, है ना, और अंगूठा चालक की गति दिखाए, अंगूठा थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, वहीं फैली हुई मध्यमा निम्न में से किसकी दिशा दिखाएगी? तो आप देखते हैं, मैंने जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, अंगूठा एफ की दिशा दिखा रहा है ना, मध्यमा उंगली बी की दिशा दिखा रही है, तर्जनी उंगली आई की दिशा दिखा रही है। तो वहीं अब बात कर रहा है वो कि मध्यमा उंगली किसकी दिशा दिखाएगी। तो सीधी सी बात है, मध्यमा उंगली किसकी दिशा दिखा रही है, आप ही देखें, धारा की दिशा दिखा रही है। मध्यमा उंगली किसकी दिशा दिखा रही है, धारा की दिशा दिखा रही है। तो बस प्रेरित विद्युत धारा, वो भी कौन सी धारा, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड करंट दिखाती है। तो प्रेरित विद्युत भागवल से प्रेरित होते हैं फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है, ठीक। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में अगर उंगलियों को आप परस्पर एक दूसरे के लंबवत आप प्रसारित करेंगे तो आपको इस तरीके से का फिगर प्राप्त होगा, जिसमें एफ वी आई तीनों ही 90 अंश के कोण पर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो प्रेरित विद्युत धारा निकलेगा। दो नियम होते हैं फ्लेमिंग के, एक बाएं हाथ का होता है, एक दाएं हाथ का होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो यहाँ तक समझ में आया कमांडो? किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकता है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जायकेदार क्वेश्चन है, यानी दो प्रतिरोधक R1 R2 है, दो प्रतिरोधक, टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 जो एक ही पदार्थ से निर्मित है, ठीक है, अरेंज्ड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड सर्किट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, और एक विद्युत बंद परिपथ में पार्श्व संयोजन, पैरेलल, पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम में व्यवस्थित है, यदि R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगुनी है। बस इस लाइन में ही फोकस करना है, यदि R2 की लंबाई R1 की लंबाई से क्या है, दुगुनी है। R2 की लंबाई, R2 यानी एक हो गया R1, एक हो गया तुम्हारा R2। अब वो क्या कह रहा है कि R1 की लंबाई, मान लो इसकी लंबाई हो गई L1, इसकी लंबाई हो गई L2। तो वो क्या कह रहा है कि R1 की लंबाई R2 की लंबाई से क्या है, दुगुनी है ना। तो यानी L2 का मान जो है वो 2 क्या है, L1 है, यही तो कहना चाह रहा है। तो हम जानते हैं रॉला वाला फॉर्मूला, यानी हम जानते हैं R बराबर होता है रॉ L अपॉन ए। हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रॉ L अपॉन ए। रिलेशन अगर मैं निकालूं यहाँ से तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L हो जाएगा कमांडो। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो R जब प्रोपोर्शनल L के हो गया तो सीधी सी बात है, R प्रोपोर्शनल अगर L के हो गया तो R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा 2R1 के। सीधी सी बात है, जितना L होगा उतना R होगा। तो अगर हम समांतर क्रम में इन सबको जोड़ दें, किस क्रम में जोड़ दें, अगर हम समांतर क्रम में इन सबको जोड़ दें तो 1/R1 प्लस 1/2R1 है ना। अगर इनको सॉल्व करें, नीचे का एलसीएम ले लें, तो कुल मिला के जो R का मान आएगा, सीधी सी बात है, वो आएगा 2R1 इंटू R1 बट्टे, यानी नीचे नीचे का गुणा, और 2R1 प्लस R1 पलट जाएगा वो। तो कुल मिला के कितना आएगा, कुल मिला के अगर हम देखें तो R बराबर आ जाएगा 2R1 स्क्वायर
क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा 3R1, एक R1 से एक R1 कट जाएगा, यानी 3R बराबर 2R1 आ जाएगा। 3R बराबर क्या आ जाएगा 2R1। तो देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, ये बिल्कुल सही है 3R बराबर 2R1। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। किसी को दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो सीधी सी बात है, रोला वाला फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए वाला फॉर्मूला होता है, उसमें सीधी सी बात है R का रिलेशन L से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है L के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही जायकेदार क्वेश्चन है, ये भी मजा डाल देगा ये भी। अभी इसको तुरंत खाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा जब लेंस से 5 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जब लेंस से 5 सेमी की दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो सीधी सी बात है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेमी व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है, जब भी कॉनकेव लेंस दे रखा होता है कमांडो, माइंड में एक ही चीज़ आती है कि सीधी सी बात है फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वो भी ऋणात्मक होगी। और आवर्धन की जब बात आ जाती है, बड़े छोटे गुने की बात आ जाती है, तो फॉर्मूला हमारे पास m बराबर v/u फॉर्मूला, m बराबर माइनस v/u, ये m बराबर व्यू फॉर्मूला होता है। तो लगा देते हैं। और लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो सभी फॉर्मूला को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो हमें दे क्या रखा है, गिवन दैट है f बराबर माइनस के 10 सेमी दे रखा है, f बराबर माइनस के 10 सेमी, है ना। और v बराबर क्या दे रखा है बेटा, v बराबर माइनस के 5 सेमी, v बराबर माइनस के क्या दे रखे हैं 5 सेमी। अब फॉर्मूले में अगर मैं एडजस्ट करूं तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कमांडो थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, स्क्रीन पर आती है। और दूसरी बात है कमांडो जी, नया सेशन मैंने तैयार किया है, पीपीटी तैयार की है, आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताना मुझे। क्या ऐसे ही मुझे आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, इसी पीपीटी बनानी चाहिए, जैसा भी हो मुझे बताना। तो कमांडो हमने 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हमने लगा दिया ये लेंस का सूत्र। तो 1/f माइनस 1/5 हो गया, है ना। और 1/5 यानी इसको मैं फॉर्मूले को अगर मैं एडजस्ट करूँ तो 1/-5 माइनस 1/10 बराबर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/u करके। यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, अगर 10 में एलसीएम ले लूँ, 5 दूनी 10 यानी 2 में से 1, यानी पूरा निकल के आएगा u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो u का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। अब मैं फॉर्मूले में रखूँ m बराबर v/u वाले फॉर्मूले में, तो v/u वाले फॉर्मूले में क्या था, v का मान कितना था 5 था, u का कितना निकला है माइनस का 10 निकला है, माइनस से माइनस कट गया, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/2 का आधा होता है 0.5, कितना होता है 0.5। ये देखो m का मान कितना 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फॉर्मूला लगेगा इसमें एक आवर्धन का फॉर्मूला लग जाएगा m बराबर व्यू वाला, और लेंस के सूत्र से u का मान निकाल लेंगे और उस u के मान को इस फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत जायकेदार है, बच्चों ने भाषा देख करके घबरा गए। 2 किलो द्रव्यमान और 30 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी लंबाई चौड़ाई मुझे LBH दे रखा है, ये तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विमाव वाले एक लकड़ी के डिब्बे को मेज पर रखा जाता है, इसे मेज पर टेबल टॉप को स्पर्श करते हुए फलकें 30 सेमी, 10 सेमी है। मेज पर पड़ने वाला लगभग दाग निम्न में से क्या होगा, मेज पर पड़ने वाला लगभग दाग निम्न में से क्या होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन में, हम सीधी सी बात जानते हैं, हम पे फॉर्मूला P का एक ही फॉर्मूला होता है, P बराबर F/A, पफ्फा पफ्फा फॉर्मूला होता है। और F बराबर जब किसी वजन की बात आ जाती है तो F में आपको पता है वो वेट में चेंज हो जाता है, F बराबर mg/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, F बराबर mg/A, सीधा सा फंडा है। अब m कितना दे रखा है, अब m देख लो, इसमें 2 किलो दे रखा है, तो 2 किलो हो गया m। g का मान कितना रखेंगे, हम 10 रख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। वहीं a का मान क्या रखें, a का मान हम निकालने के लिए यानी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सीधी सी बात है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 30 गुणा 10, और सेमी है उसे मीटर बदल लेंगे, 30 गुणा 10 हो गया 300, यानी 30 और गुणा 10 ले लिया, ये हो गया 300 लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई।
और सेमी को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 10, एक सेमी में कितने मीटर होते हैं 10 के माइनस 2, 2 हो गए तो 10 की पावर माइनस के 4। सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दो, 2 से 30 कितनी बार कटा 15 बार कटा है ना, इतनी बार कटा तो 1/15, 10 की पावर माइनस 4 ऊपर है, नीचे है ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी तो 4 जीरो ऊपर हो गए, नीचे 15 हो गया, ऐसे कर लो है ना। अब 15 हो गया, अब काट लो इसको, तो 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 2000/3, 2000/3 का मतलब जो सेंस निकल के आता है वो 66 कुछ करके आता है, तो 666.6 निकलेगा इसका आंसर। तो सीधी सी बात है 666/N/मीटर पी बराबर है बट्टे फॉर्मूला होता है ना, तो बल का कितना होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो N/मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। कमांडो किसी को दिक्कत हो तो बताना और कमेंट करना। कमांडोज चैनल आपका है ना, और आपको हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, कभी न गलत करने के लिए कहा है, ईमानदारी से हमेशा जीने के लिए कहा है, और कमांडोज किसी भी तरह की कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक योगी सर है। हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बस जी जान से लगे रहो। हमारा उद्देश्य आपके लक्ष्य को प्राप्त कराना है और कैसे भी करके आप उस लक्ष्य तक पहुँचे। कमांडो लक्ष्य तक वही प्राप्त करा सकता है जो इस लक्ष्य से गुजरा हो, है ना। बहुत सी गिजाइयाँ मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, जो कभी भी एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, तमाम तरह के तुम्हारे ठेके लेती हैं। सीधी सी बात है, ऐसे गिजाइयों से बैक्टीरियाओं से सावधान रहें, विशेषकर चाशनी से दूर रहें, और कमांडो सर की बातों में मोटिवेशन में अपने पलें पोसें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारा मुख्य उद्देश्य वर्दी है, वर्दी लेनी नहीं है, छीननी है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और नॉर्मली है, विमानों के टायर सुचालक रबड़ से निर्मित क्यों होते हैं। विमानों के वाई आर द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेड ऑफ अ कंडक्टिंग रबर, है ना, सुचालक रबर से क्यों बने होते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शनों की। ताकि उड़ान के दौरान विमान में वायु के घर्षण से संचित आवेश को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। नंबर 2, ताकि उड़ान के दौरान विमान में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के लिए संचित आवेश को विमान के अवतरण के समय आसानी से भूमि में अंतरित किया जा सके। यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाय रविंग द एयर कैन इजिली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, so that the charge accumulate due to the operation of various electronic equipment in the aircraft in flight can easily be transferred to ground on landing। तो बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सीधी सी बात करूं, भूमि में अंतरित करने की दोनों में बात की जा रही है, दोनों में एक लाइन कॉमन है, तो सीधी सी बात है एक ही बात हो गई। तो न तो मुझे एक दिख रहा है न तो दूसरा, ठीक है, न तो एक न दूसरा। वैसे इसका एक भी हो सकता है ना, एक बात सही कर रहा है। अब देखते हैं बोर्ड कौन सा लेगा इसका। वैसे तो इसके अकॉर्डिंग, भूमि में अंतरित के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर डीप पढ़ोगे तो एक वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बोर्ड वाले यूपीएससी वाले देखेंगे कौन सा सही करेंगे वो आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, बहुत जायकेदार क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 400 जूल प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊष्मा धारता के किसी द्रव्यमान का क्या होगा, किसी द्रव्य का द्रव्यमान क्या होगा जब 20 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होने पर, जब 20 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होने पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में। बेस्ड, सबसे बड़ी बात है इस बार फिजिक्स बहुत डीप नहीं आई है। नॉर्मली हाई स्कूल 9th लेवल अगर बच्चा ढंग से पढ़ा है तो वो इस पेपर को बुरी तरीके से खा पी करके घर पे आ जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत साधारण सी प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। वो कहना चाह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 400 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस फॉर राइज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीट रिसीव्ड इज 20 किलो जूल। जब 20 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होने पर, तो सीधी सी बात है हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं,
9th लेवल का Q बराबर फॉर्मूला होता था एम एस डेल्टा टी, या एम सी डेल्टा टी भी होता था, या एम एस डेल्टा टी होता था, कोई दिक्कत नहीं है। एस का मतलब स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो लगा दो फॉर्मूला, बस सीधा सी बात है। तो एम निकालना है यहाँ पे, तो क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, एस डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो क्यू का मान कितना है, 20 किलो कह रहा है, तो 20 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 किलो के लिए। और एस का मान क्या है, 400 कह रहा है पहले ही। और डेल्टा टी कितना परिवर्तन हो गया, 15 से लेकर के 25 कह रहा है, तो 25 से 15 कितना बचा, 25 से 15 कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया। 10 दूनी 20 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1000 बट्टे 2000, 1000 बट्टे 200, सॉरी, तो 2 × 5 = 10, यानी करेक्ट आंसर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 किलो निकल के आया। तो सीधी सी बात है, आपको एम निकालना, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी लगा देंगे और यहाँ से एम का मान हम निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। किसी पदार्थ की गुप्त वाष्पन की विशिष्ट गुप्त, एक ही चीज चैप्टर से ले लिया, ऊष्मा से दोनों क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी। एक किसी पदार्थ के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जवाब दे देंगे, तापमान में परिवर्तन की द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करता है, या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था बिना कोई परिवर्तन किए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। सबसे बड़ी बात है, वाष्पन की यही विशेषता होती है कि वाष्पन में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना होता है, और उसमें पदार्थ द्रव अवस्था से सीधा सीधा वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है, यही चीज है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो तापमान में बिना कोई परिवर्तन किए द्रवावस्था से वाष्पावस्था में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 9 का सही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थ्योरी इसको बताओ कि वो हल कर देगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, नॉर्मली क्वेश्चन है, एक वाष्पन से दे दिया, वाष्पीकरण से क्वेश्चन दे रहा है ना, वेपोराइजेशन कहते हैं इसको, इवेपोरेशन कह सकते हैं। इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली व्हेन, वाष्पीकरण कब ज़्यादा होता है किसी द्रव के पृष्ठ से, तो सीधी सी बात है, जब उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, देखा है आपने बरसात होने से पहले उमस ज़्यादा हो जाती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो सीधी सी बात है इवेपोरेशन बहुत स्पीड से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आ जाएगा, कमांडो ए आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आवेश से क्वेश्चन दिया है इसने। तो चुंबकीय क्षेत्र और जो वैद्युत चुंबक वाला चैप्टर है उससे दिया है। निम्न में से कौन सा कथन दो विद्युत आवेशों के बीच धनात्मक बल के अस्तित्व को सटीक रूप से व्याख्या करता है। दोनों आवेश धनात्मक होंगे, दोनों आवेश धनात्मक होंगे, दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे, है ना, दोनों आवेश विपरीत आवेशित होंगे। बताइए कौन सा बिल्कुल करेक्ट इसकी व्याख्या कर रहा है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट इसकी व्याख्या करता है। यानी वो पूछना क्या चाह रहा है, दो विद्युत आवेश के बीच में धनात्मक के स्पष्टीकरण, है ना, के बीच में क्या, धनात्मक के स्पष्टीकरण को समझाने के लिए, धनात्मक के स्पष्टीकरण को व्याख्या करने के लिए कौन सा बिल्कुल सही है, कौन सा बिल्कुल सही है, ये स्पष्ट करना है हमें। तो पहला ऑप्शन है, दोनों आवेश कैसे होंगे, दोनों आवेश कैसे होंगे, दोनों आवेश धनात्मक होंगे। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है वो दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे। तीसरा कह रहा है दोनों आवेश विपरीत आवेशित होंगे। तो बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव, बोथ द चार्ज आर नेगेटिव, बोथ द चार्ज आर अपोजिटली चार्ज होंगे। तो सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर इसका जो निकल के आएगा, इसका जो आएगा, या तो दोनों आवेश ऋणात्मक होंगे या फिर दोनों आवेश धनात्मक होंगे, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो निकल के आया वो सी है। ठीक है, अब देख लेना, किसी को दिक्कत हो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, 50 ओम प्रतिरोध के एक 50 ओम प्रतिरोध के एक तार को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। 12th में क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही, अगर आप देखोगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिंपल सा क्वेश्चन आया, बहुत लॉलीपॉप दिया, हाई स्कूल लेवल में भी दे रखा है कि एक 50 ओम प्रतिरोध के तार को 5 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 50 को 5 भागों में बांटेंगे तो पूरा प्रतिरोध कुल मिलकर के कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा 10 ओम। आर का मान कितना आ जाएगा, 10 ओम। तत्पश्चात इन तारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में। जोड़ दो समांतर क्रम में, 1/R
अब इन 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ दो, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 कर करके, तो 5 को 5 दूनी 10, तो आर का मान कितना आ गया यहाँ से, 2 ओम आ गया। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 50 ओम का प्रतिरोध था, 5 भागों में बांट लिया, 5 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना हो जाएगा, 10 ओम का हो जाएगा, उसे समांतर क्रम में जोड़ दिया है, 1/10, 1/10, 1/10 ऐसे 5 बार, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5/10 हो जाएगा। यहाँ से आर का मान कितना निकल आएगा, 2 ओम निकल आएगा, सीधे सा। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फिजिक्स की तो बहुत बड़ी बेइज्जती सी कर दी है यूपीएससी ने, बहुत ही लॉलीपॉप दी है, बच्चों ने बहुत हाई पढ़ ली है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत धनावेशित चालक गोले, एक विद्युत धनावेशित चालक गोले के कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। सीधी सी बात है, तो चालक के पृष्ठ से स्पर्श रेखीय होती हैं, या चालक के समकोण पर गोलक के केंद्र की ओर होती है, चालक पृष्ठ से किसी कोण पर होते हैं, चालक पृष्ठ से समकोण पर गोले के केंद्र के बाहर की ओर होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। वैद्युत रेखाओं से दिया है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टेंट स्फीयर आर, यूं करके होती हैं सीधी सीधी, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पे दिया है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 3 हर्ट्ज है। इसका आशय क्या है, द फ्रीक्वेंसी इज एन ऑल्टरनेटिव करंट इज 3 हर्ट्ज, इट इम्प्लाइज दैट, इसका आशय क्या है। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, चक्र प्रति सेकंड, चक्र प्रति सेकंड, तो इसकी आवृत्ति का मतलब क्या, 3 साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रियलिटी में देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन से ये सीधा क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत लॉलीपॉप था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, निम्न में से बहुत बार आया ये क्वेश्चन, जब भी आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे फिजिक्स दोनों पढ़ोगे, दोनों पूछा गया है ये। निम्न में से प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सीधी सी बात है, इसका मात्रक जो होता है, हम एक ही चीज़ जानते हैं, आर बराबर, हम पे एक फॉर्मूला होता है रोला वाला, आर बराबर रोला वाला फॉर्मूला। अब रोला बराबर फॉर्मूला हो गया, तो रॉ का मान पूछ रहा है वो, तो राल हो जाएगा, है ना, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, बस सीधे से लगा दो, रॉ बराबर आर ए अपॉन एल, आर का मान ओम, ए का मान मीटर स्क्वायर, एल का मतलब मीटर, मीटर से मीटर कट्टम, है ना, तो क्या बन जाएगा, ओम मीटर, क्या बन जाएगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट हो गया ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है स्कूल लेवल का। 240 वोल्टेज के घरेलू आपूर्ति में 60 वाट के दीप्त बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। नॉर्मल सा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मॉडलों में भी दे रखा होता है स्कूल इंटर के में, ठीक है। अब बताओ इन क्वेश्चनों को देखकर क्या लग रहा है, कोई टीचर अगर मन से पढ़ाए तो किसका नहीं फंसेगा। अब टीचर रह करे वहाँ पे, है ना, यूट्यूब पे कभी बच्चों से कोई शेयर कर रहा है, कोई किसी से शेयर करा रहा है, अरे ये बताओ जब आप मन से पढ़ाओगे तो क्यों नहीं आएगा, है ना। आप तो ऐसे प्रकट कर रहे हो जिंदगी में पहली बार फंस रहा है। अरे जब आप मन से पढ़ाओगे तो एक एक क्वेश्चन पढ़ेगा, एक एक टॉपिक पढ़ेगा, आप मन से तो पढ़ाओ, दिखावा क्यों कर रहे हो। अरे मजा जिस दिन आएगा, जिस दिन बच्चा अपने आप चीख चीख के बोलेगा, ढूंढ ढूंढ के दिखाएगा, सर ये भी आया, ये भी आया। तो वो सीधी सी बात है, हमें तो मेहनत करनी चाहिए, है ना। रिजल्ट अगर दिखे तब मजा ज्यादा आएगा, रिजल्ट मैंने हमारे लिए, हमारा फंसना मैन नहीं है, बच्चे फंस जाए, यानी वो लक्ष्य को प्राप्त कर लें, ये सबसे ज़्यादा मेन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, ज़्यादा फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 240 वोल्टेज की घरेलू आपूर्ति में 60 वाट के दीप्त बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो पवाई होता है फॉर्मूला हमारा, पी वाई फॉर्मूला होता है। तो वी का मान कितना है, अब यहाँ से आई का मान पूछ रहा है वो, तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना। पी का मान कितना है, यहाँ पे 60 है, 60 वाट दे रखा है, इसका मान कितना है 240 वोल्ट दे रखा है, 6 चौक 24 0 0, 6 चौक 24 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर कहीं है यहाँ पे, हाँ ऑप्शन में है, 0.25 एम्पियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, समझ लो। 17 की हम बात करें, किसी विद्युत सीधे तार द्वारा तार से बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस बात पर निर्भर करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर्स डिपेंड्स।
तो सीधी सी बात है, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि बी बराबर होता है एक का, अगर सीधा रेखीय तार है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर। सीधी सी बात है। अब इसमें अगर निर्भरता देखी जाए तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 18 की। एक गेंद है और एक गेंद को हमने 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसको हमने जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है ना। तो गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, फेंका फेंकी का क्वेश्चन है, फेंका फेंकी क्वेश्चन है, हमें गति के समीकरण ध्यान आ जाते हैं। और गति के समीकरणों को करने के लिए सीधी सी बात है, हम पे 3 समीकरण है। एक होता है वी बराबर, अगर कुछ ऊपर फेंकी जा रही है तो यू माइनस जी टी हो जाएगा, है ना। एक एच बराबर यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH होता है। 3 फॉर्मूले हमारे पास है, तीनों फॉर्मूलों को एडजस्ट करते हैं। एक गेंद को 40 मीटर की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना। तो वी फेंका ही गया है तो वी तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो वी का मान कितना रहेगा, वी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो वी का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। वी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वी का मान 0 हो रहा है। और देख लेते हैं यू का मान कितना है, 40 मीटर प्रति सेकंड, ये यू का मान हो गया। और जी का मान हम जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो लगा दो फॉर्मूला, वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर फॉर्मूला यू माइनस जी टी। लग गया। अब यू जी वी बराबर यू माइनस जी टी, तो जी टी बराबर कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पे यू, क्योंकि वी का मान 0 है। तो टी का मान अगर मैं निकालूं तो जी बट्टे क्या हो जाएगा यू, जी का मान कितना हो गया 10, यू का मान कितना हो गया 40, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया, है ना। जी टी बराबर यू क्या बन गया 1/4। पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो सीधी सी बात है, कितना समय लगेगा, 4 सेकंड लगेंगे इसको फेंकने में। कितना समय लगेगा, 4 सेकंड। नहीं नहीं, उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। समझ लेते हैं दोबारा। तो जी टी बराबर क्या निकल के आ रहा है, यू निकल के आ रहा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यू बट्टे जी, मान उल्टे रख दें। यू का मान 40 है, जी का मान 10 है। सीधी सी बात है, कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। 4 सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 सेकंड है। गति के समीकरण से निकला है पहले से। जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो जी का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे जाती है तो जी का मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उस फॉर्मूले एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल गति से दिया है, एसएचएम वाले एसएचएम वाले चैप्टर से दे दिया है। 1 मीटर लंबे लोलक का दोलन काल लगभग किसके बराबर होता है। तो टी बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 पाई अंडर रूट L/G। अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो टी बराबर 2 पाई, है ना, L/G का मान 9.8। अगर इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं इस मान को, तो इसके बाद क्या निकलेगा, इसके बाद मानों को रख दो। टी बराबर 2 पाई का मान 3.14 अंडर रूट में एक 9.8 बाहर निकालेंगे तो सीधी सी बात है, 1 मीटर एल का मान हो गया, तो एक का तो कुछ होता नहीं है, इसको निकालेंगे तो 3.14 निकलेगा, 9.8 का वर्गमूल, है ना। 3.14 से 3.14 कट जाएगा, बचा क्या 2। तो सीधी सी बात है, 2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा दिया है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। वैसे भी सरल लोलक का आवर्तकाल, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ओरली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे, किस कारण से तारे, बहुत ही ज्यादा बेशरम टाइप का क्वेश्चन है ना, माना नहीं, यहाँ भी आ गया। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इसमें, पहला ऑप्शन क्या है कि तारे के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, तारे के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा उसने दिया है आपको रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण दिया है आपको, रिफ्लेक्शन के कारण। तीसरा दिया है आपको उसने तारे के वायुमंडलीय परावर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन निकल के आएगा वो निकलेगा रिफ्रैक्शन के कारण।
कौन सा निकल के आएगा? रिफ्रैक्शन के तारे के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे चमकते हैं। तीसरा करेक्ट आंसर है इसका 920 का जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाई स्कूल लेवल में दे रखा है, आपको खोलेंगे उस समय मिल जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और गिरनी टाइप का क्वेश्चन दे दिया उसने। किसी द्रव्यमान एवं को विस्थापन के प्रति समांतर बल द्वारा क्षैतिज समतल पर गिरनी पुली के द्वारा खींचा जाता है। द्रव्यमान एवं को खींचने में कितना काम करना पड़ेगा? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। W बराबर हम पे एक ही फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा, है ना। एफ एस कॉस थीटा W बराबर होता है। तो कितना घुमाया जा रहा है वो प्रति समांतर की अगर बात कर रहा है तो थीटा का मान हो जाएगा 180। तो W बराबर हो जाएगा माइनस का एफ एस। तो कितना काम करना पड़ेगा? ऋणात्मक काम करना पड़ेगा। 180 का मान -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो लग जाएगा 21 का वो लगेगा डी ऑप्शन। तो समझ में आ गया आपको, डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा होता है। और जब प्रति समांतर की बात कर रहा है तो 180 का कोण हो जाएगा, 180 रखेंगे यहाँ पे कॉस 180 तो माइनस एफ एस हो जाएगा। तो कार्य कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण कितना हो जिससे 5 न्यूटन परस्पर परिभाषित होता है ना। तो 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड विद एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एम ए होता है। रख दो भैया, लॉलीपॉप फॉर्मूला दिया है, ए बराबर एफ बट्टे एम हो जाएगा। एफ का मान कितना? 5 है, एम का मान कितना? 10 है। यानी करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा 5 को 5 दूनी 10, 2 का आधा, 1 का आधा कितना हो गया? 0.5। लेकिन 0.5 किस में आना है? इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान रखें, ऑप्शन सब एक जैसे हैं, बड़े दिमाग से लगेगा ये। एफ बराबर एम ए सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी ठेला गाड़ी कार्ट पर, चित्र बना दिया मैंने, 2 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से कूदता है। ठेला गाड़ी में घर्षणहीन पहिए लगे लाला। ठेला गाड़ी की चाल निम्न में से क्या होगी? बहुत ही ज्यादा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कोलिजन का क्वेश्चन दिया है इसने। कोलिजन का फॉर्मूला बस आप जानते हैं, जितने द्रव्यमान वेग होते हैं उनको एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार द्रव्यमान को कॉमन रख देते हैं। तो सीधी सी बात है। कार्ट की अगर हम बात करें, एक बॉय मान लो, लड़का मान लो, एक कार्ट मान लो, तो बॉय का द्रव्यमान एम बी हो गया, उसका वेग क्या हो गया? वी बी हो जाएगा बॉय का। कार्ट का द्रव्यमान क्या हो गया? एम सी हो गया। वेग क्या हो गया? एम सी हो गया। ये सब बराबर किसके हो जाएगा? लड़के का द्रव्यमान, है ना, कार्ट का द्रव्यमान, ऑब्लिक क्या हो जाएगा कॉमन में? टोटल वेग कितना होगा। इस फॉर्मूले को अगर आप लगा दें तो सीधी सी बात है आपका आंसर आ जाएगा। लगाने की कोशिश करो इस फॉर्मूले को, है ना। चलो लगाते हैं। तो लड़के का द्रव्यमान 52 हो जाएगा, उसका वेग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस कार्ट का तो कुछ है ही नहीं है, 0 हो जाएगा। इधर 52 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सॉरी, और वेग उसका कंप्लीट वी हो जाएगा। वो जो हमें निकालना है, ठेला गाड़ी की चाल में से क्या होगी, यही तो निकालनी है। तो वी का मान 104 बट्टे क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 1.89 के लगभग आएगा। ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, ये क्या? बी ऑप्शन करेक्ट है, 1.89 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, संघट्ट पर आधारित था। संघट्ट पहले आप अब तो नहीं पढ़ाई जाती है, पहले हमें डायनेमिक्स पढ़ाई जाती थी मैथ में, उसी से क्वेश्चन दिया है उसने, घेरनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अपनी स्थिति एवं स्वरूप परिवर्तन के कारण किस बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। तो सीधी सी बात है, ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है उसे, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 50 सेमी है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बहुत अच्छा चित्र ड्रॉ किया है कमांडोज ने, हमारे ने पीपीटी बहुत अच्छी तैयार की है। मैं शिवा को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए बहुत अच्छी मेहनत की है, और ऐसे ही प्यार देते रहें सब बच्चे, और मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा। कमांडो वास्तव में जितनी मैंने तपस्या की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस बशर्ते
देखो सीधी सी बात है, मैं किसी बच्चे से कह नहीं पाता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस आपको मेरी फीलिंग समझनी है ना? और अपना काम समझ कर के इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है ना? नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, उनको समय नहीं दे पा रहा है। मैं तो चाहता हूँ हर एक बच्चे को समय देना, लेकिन कहीं न कहीं घर की परिस्थितियाँ और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। घर में ज़िम्मेदार हूँ, इस वजह से मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सी जगह बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो बस उन बच्चों को इस चैनल से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा इनको, जिससे उनको लाभ हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम एक ही फ़ॉर्मूला जानते हैं, B = n लैम्ब्डा, हम फ़ॉर्मूला जानते हैं। बस लगा दो उसमें, है ना? 1 किलो हर्ट्ज़ दे रखा है तो 1000 हो गया। और लैम्ब्डा का मान, तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है इसमें? 50 सेमी की बात कर रहा है तो सेमी को मीटर में बदल दो, 10⁻⁻2 हो गया। चेंज करेंगे 500 मीटर पर सेकंड के लगभग निकलेगा। 500 मीटर प्रति सेकंड, है ना? ये क्या निकल आया? v का मान निकालना क्या था? कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होती है। d बट्टे क्या होता है? स्पीड हो जाती है। तो t = d बट्टे s हो गया। अब हमने s कितना निकाला है? चाल कितनी निकाली है? 500 निकाली है। और दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर की दूरी है। 1000 हो गया, 500, 1000 का आधा कितना होता है? 2 सेकंड हो गया आंसर, सीधा-सीधा सा इसका। तो 25 के 25 क्वेश्चन योगी सर ने उड़ाए, कमांडो सर ने उड़ाए, फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा दी, आपने देखा आपके सामने। और मैं आपको अगर इसका पूरे का निचोड़ बताऊँ तो वास्तव में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए। अगर जिस बच्चे ने 10th और 12th अच्छे से की है, बहुत डीप की है, अच्छे से पढ़ा है किसी टीचर से, हमारे यहाँ का जितना पढ़ा बच्चा होगा अकेडमी का, वो तो रुकने वाला ही नहीं है, वो तो एक-एक क्वेश्चन को खा जाएगा इसमें से, है ना? चाहे वो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाओ, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाओ। और आप कहाँ कैसे पढ़े पता नहीं है, लेकिन इतना है कि 10th और 12th लेवल का पेपर है, इससे ज़्यादा हाई नहीं है। एक क्वेश्चन और इसमें 26 लगभग क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स में, है ना? 25 ना कह के 26 कह सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने नहीं टाइप करवा पाया कमांडो से। एक और है गुरुत्वीय स्थिरांक की, इसने डायमेंशन पूछी थी। गुरुत्वीय स्थिरांक की जो डायमेंशन है वो होती है बेटा गुरुत्वीय स्थिरांक की, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की आती है। जो बहुत बेशरम टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारे यूपी बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी डायमेंशन होती है एम इनवर्स, इसको लगा लेना आप लोग, LQ T-2, एम इनवर्स LQ T-2। तो कमांडोज, आप आज का सेशन कैसा रहा? आप सबको कैसा लगा ये सेशन? पीपीटी कैसी लगी, है ना? कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखा है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक। और मेरा ये जीमेल है, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है GS बाई योगी सर, है ना? उसमें सेटिंग चेंज कर दी गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जोड़ सकते हैं जिनको मेरे अपडेट्स रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। हर एक नौकरी, हर एक चीज़ की ज़रूरत है उसे। GS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, करंट की ज़रूरत है। तो बच्चा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, GS बाई योगी सर के नाम से। और दूसरा एक अपना यही चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है y.raj डिफेंस क्लासेस। इस चैनल से ज़रूर जुड़े, है ना? बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 151 वीडियो पड़ी हुई है। आपके सारी मतलब की हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको बताती है। मैं हर तरह से आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर बच्चे को काबिल बनाना चाह रहा हूँ। तो कमांडो सेशन कैसा लगा? मेरी वीडियोज़ को, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, है ना? हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाना। ठीक है भाइयों, आप ही मेरी जान हो, और आप हो तो मैं हूँ। और आप ही की वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और आप ही की देन है कि हम लोगों का इतना नाम हुआ है। तो ठीक है कमांडोज, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।